अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? कल हमने यूनिट नंबर 4 कंप्लीट किया था और यूनिट नंबर 4 जो हमारा था दैट वाज रिलेटेड टू वेव्स। अब जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स और ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस का हमारा लास्ट यूनिट होगा और इसके बाद हम सेकेंड ईयर के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। इस थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट के सिलेबस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस यूनिट में क्या कुछ पढ़ रहे होंगे। आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हमने इस यूनिट में एज सच कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं पढ़नी, मतलब कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं पढ़ने का मतलब ये है कि हमने इस यूनिट को 100% कवर नहीं करना। इस यूनिट के अगर सिलेबस को देखा जाए पीएमसी में तो सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स मेंशन है वहाँ पर। एक आपके पास यूनिट नंबर 5 में मेंशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अलावा जो दूसरा टॉपिक वहाँ पर मेंशन है दैट इज़ मोलर स्पेसिफिक हीट। और मोलर स्पेसिफिक हीट के साथ ऑब्वियसली हम उसकी टाइप्स को भी पढ़ेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और उसके अलावा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर जब हम इसके लर्निंग आउटकम्स को देखते हैं तो लर्निंग आउटकम्स में वो फर्दर इसको एक्सप्लेन करता है और उस लर्निंग आउटकम्स में वो एक्सप्लेन करता है कि अगर आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करना है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ आपको इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करना पड़ेगा। इंटरनल एनर्जी क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है और हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। और दूसरी चीज़ हमारे पास जो यहाँ पर है वो साइंस हैं। साइंस किन के? साइंस हमारे पास वर्क के, हीट के और इंटरनल एनर्जी के चेंज के। तो ये वो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो फर्स्ट लॉ के साथ लिंक्ड हैं और हम उसको कवर कर रहे होंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इस यूनिट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। उसके अलावा अगर आप देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हीट इंजन से रिलेटेड है या कार्बोनेट इंजन है वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं। इसके अलावा टेम्परेचर और प्रेशर और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वो भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। एंट्रोपी भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन भी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो जो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है उन्हें करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि पीएमसी की अपडेट, पीएमसी टू पीएमडीसी का बिल आज सेनेट में टेबल होना था और डिस्कशन के बाद पता चलना था वो अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। एज सच अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जो टेस्ट जो स्केड्यूल हमने चेंज किया था उसके मुताबिक आज आपका यूनिट 4 का टेस्ट है और कल मैंने आपको बताया था कि आज आपका यूनिट 4 का टेस्ट होगा और इसका जो टेस्ट है वो वेडनेसडे वाले दिन है यूनिट नंबर 5 का। तो स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को विदाउट एनी डिले और फिर जब मैं आप लोगों को कहूँगा कि क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकेंगे। जब मैं आपसे पूछूं कोई क्वेश्चन तो उसका आप लोग आंसर दे सकते हैं। एज सच उसके अलावा लाइव चैट में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। जो बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज़ बेसिकली ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट को। अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है अगर इसके नेचुरल फिनोमिना की बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हमारे पास होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर और ये चीज़ नेचुरल है कि हाई से लो की तरफ हीट ने ट्रांसफ़र होना है और हम इसको नाम दे रहे होते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स के अगर रिवर्स बात करें कि इसके रिवर्स हमारा फिनोमिना क्या होता है तो इसके रिवर्स हमारा जो फिनोमिना है दैट इज़ रेफ्रिजरेशन। जो रेफ्रिजरेशन होती है, जो कूलिंग होती है वो आपका रिवर्स फिनोमिना है थर्मोडायनेमिक्स का। और उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास इनपुट वर्क होता है
और उस वर्क की वजह से हम हीट को ट्रांसफर करते हैं कहाँ से, फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। तो मीन्स थर्मोडायनेमिक्स के जो रिवर्स फिनोमिना हमारे पास कंसीडर किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। दोनों में अगर मैं बेसिक आपको एक और डिफरेंस बताऊं तो वो ये है कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारे पास जो आउटपुट होता है वो वर्क डन होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, लेकिन हमारे पास रेफ्रिजरेशन के अंदर जो इनपुट होगा दैट विल बी वर्क डन। इसी वजह से जब दोनों की एफिशिएंसी को देखा जाता है तो हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स है उसकी एफिशिएंसी जब आउटपुट ओवर इनपुट, तो वहाँ वर्क ओवर हीट आपके पास इन्वॉल्व होती है, जबकि रेफ्रिजरेशन के अंदर आपके पास आउटपुट जो है वो हीट होती है और आपके पास इनपुट क्या होता है, वो वर्क डन होता है। तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स फिनोमिनाज हैं और दोनों के जो फार्मूलाज हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं अगर एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अब थर्मोडायनेमिक्स को लेकर हमने चलना है कि हमारे पास हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए और आगे जाकर हमारे पास ये चीज़ें यूटिलाइज भी होंगी। तो हीट, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसका यूनिट जूल होता है, और हमारे पास जो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी है दैट इज टेम्परेचर। इनमें क्या डिफरेंस है? अगर हीट की बात की जाए कि व्हाट इज हीट, तो हीट के बारे में हम जानते हैं कि हीट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। हीट वो एनर्जी है जो हमारे पास ट्रांसफर होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर्स कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हॉटर बॉडी मीन्स हाई टेम्परेचर टू अ कोल्डर बॉडी लो टेम्परेचर। अगर पूछा जाए कि हीट का ट्रांसफर किस पे डिपेंड करता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा कि हीट का ट्रांसफर डिपेंड करता है टेम्परेचर के डिफरेंस के ऊपर। जितना हमारे पास दो बॉडीज़ में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगी, और अगर दो बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल हो तो हमारे पास हीट वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होती। तो टेम्परेचर डिफरेंस ज़ीरो, तो हीट की वैल्यू भी क्या आएगी, वहाँ पर ज़ीरो के इक्वल आएगी। टेम्परेचर की बात करें कि व्हाट इज़ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को कहा जाता है कि टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ, अब डिग्री का वर्ड भी यूज़ होता है, इंटेंसिटी का वर्ड भी यूज़ होता है, और लेवल का वर्ड भी यूज़ होता है। डिग्री ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ या लेवल ऑफ, किस चीज़ का, ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई चीज़ किस हद तक गर्म है, किस हद तक ठंडी है, इसकी जो इंटेंसिटी है उसको फाइंड करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी यूज़ होती है दैट इज़ टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट हीट और टेम्परेचर के बारे में कि इसको आप काइनेटिक की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो हीट एनर्जी है, इसी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जब आपके पास एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो वहाँ पर हम यूज़ किसे कर रहे होते हैं, हम हीट को यूज़ करते हैं। तो हीट के बारे में याद रखना है कि हीट इज़ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि जो भी गैस हमारे पास है उसके मॉलिक्यूल्स की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज़ कंसिडर्ड एज हीट। और आप देखते हो कि हीट के फार्मूलाज के अंदर काइनेटिक एनर्जी का मेन फैक्टर होता है। जबकि टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। अब सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, अदरवाइज आप KMT के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर की इक्वेशन को ड्राइव करते हो तो वहाँ पर आपके पास ये रिजल्ट आता है कि टेम्परेचर इज इक्वल टू 2/3K टाइम्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये जो साइंस हैं ये वाले, ये किसके लिए यूज़ होते हैं, जब आपने एवरेज वैल्यू को शो करना होता है। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि टेम्परेचर का एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्ट होगा। जितनी हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी टेम्परेचर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर जो K है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जो R/NA के इक्वल होता है। लेकिन ऐसा ये फार्मूला हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मैंने सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए ये बात बताई है। अगर हम दोनों के SI यूनिट की बात करें तो हमारे पास हीट मेजर होती है जूल में, और जूल के बारे में हम वर्क एनर्जी में पढ़ चुके हैं कि जूल किसके इक्वलेंट होता है, और जूल के अलावा कौन कौन से यूनिट्स हैं जो यूज़ हो सकते हैं। और टेम्परेचर का जो यूनिट होता है SI वो केल्विन है, जिसको हम कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि हीट किस किस फॉर्म के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। देखें, कहीं पर हीट हमारे पास यूज़ होती है टेम्परेचर को चेंज करने के लिए,
और कहीं पर हीट यूज़ हो रही होती है स्टेट को चेंज करने के लिए, और कहीं पर हीट हमारे पास यूज़ हो रही होती है सिस्टम के अंदर डिसऑर्डरनेस प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि सिस्टम एक ऑर्डर फॉर्म में था और वहाँ पर हीट क्या करेगी, एक डिसऑर्डर प्रोड्यूस करेगी। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीट के नाम क्या हैं, वन बाय वन इनकी बात करते हैं। हमारे पास वो हीट जो सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज करे और स्टेट चेंज ना हो। क्या मतलब, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रही, मतलब आपका सॉलिड सॉलिड में ही रहेगा, लिक्विड लिक्विड में रहेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड है, और उसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है सी। अब चाहे स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट, दोनों का सिंबल क्या है, सी, और इसको डिफाइन हम आगे जाके करेंगे। या मैं बेसिक बता दूं ये है क्या, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मैटर बाय 1 केल्विन। कि अगर आपके पास जो मैस है वो 1 किलोग्राम है और आपने उसके टेम्परेचर को चेंज 1 केल्विन करना है, तो इस पर्पस के लिए जो आपको हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। और जब आप इसके फार्मूला को देखते हो कि इसका फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। और यहां से अगर आप C को लिखना चाहो तो C किसके इक्वल है, दैट इज Q ओवर M टाइम्स डेल्टा T। तो ये कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपने यूनिट मैस को और यूनिट टेम्परेचर के चेंज को लिया। उसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, इसका यूनिट हमारे पास होता है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि वाटर में हमारे पास स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होती है, 4200। आइस के लिए क्या होती है, 2100। तो जहां पर ये रिक्वायर्ड हुई हम इन चीज़ों को लिखेंगे। कितने बच्चों को आवाज़ का इशू है, बच्चे एक दो कह रहे हैं आवाज़ कट के आ रही है, क्या उनकी तरफ सिर्फ इंटरनेट का इशू है या किसी और को भी आवाज़ के कटने का इशू आ रहा है? तो स्पेसिफिक हीट की बात मैंने की कि स्पेसिफिक हीट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है लेटेंट हीट। देखिए स्पेसिफिक हीट का ताल्लुक है टेम्परेचर को चेंज करने से, और स्टेट क्या रहती है, सेम। और लेटेंट हीट इसके रिवर्स है। लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब हमारे पास अगर मैस 1 किलोग्राम है और आपका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और आप करो क्या, आप उस टेम्परेचर पे चेंज कर दो किसको, स्टेट को। तो ये जो हीट होती है, इस हीट को आप नाम देते हो लेटेंट हीट का। और फार्मूला इसका क्या है, इट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू M टाइम्स L। और यहां से लेटेंट हीट किसके इक्वल आएगा, वो Q ओवर M के इक्वल आएगा। और यहां पर आपके पास जो यूनिट यूज होता है दैट इज जूल पर किलोग्राम। तो जूल पर किलोग्राम हमारे पास इसका यूनिट होता है। तो जूल पर किलोग्राम, इसके अलावा कहां पर यूनिट यूज होता है, ये डोज में यूनिट यूज होता है। डोज आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हो, वहां पर भी जूल पर किलोग्राम। इसके अलावा कहां पढ़ते हो, जब हमने वर्क एनर्जी में एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था, V, उसका यूनिट भी क्या था, जूल पर किलोग्राम था। नेक्स्ट टाइप ऑफ हीट क्या है, जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास हीट की है दैट इज रिलेटेड विथ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि हमारे पास अगर दो बॉडीज जिनका टेम्परेचर डिफरेंट हो, अगर आप उनको कनेक्ट आपस में करो तो वहां पर हीट की कंडक्शन होगी, हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर। और थर्मल कंडक्टिविटी में हीट को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, दैट इज K टाइम्स डेल्टा T A T डिवाइड बाय L। इस फार्मूला में ये वेरिएबल्स क्या क्या हैं, K जो है ये है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कि जो मटेरियल्स आपने ज्वाइन किए जिसके थ्रू आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है, ये उसके कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो दैट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये कांस्टेंट होता है, गिवन होता है। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी टेम्परेचर का डिफरेंस है उन बॉडीज के दरमियान जहां हीट ने ट्रांसफर होना है। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, टी टाइम, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से आप रिलेशन को लिख सकते हो कि हमारे पास रिलेशन क्या होगा,
तो रिलेशन क्या होगा कि जितनी हमारे पास लेंथ की वैल्यू कम होगी उतनी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जितना टाइम ज़्यादा होगा उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा, और जितना टाइम डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा उतनी थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। और यहाँ से आप के को कैलकुलेट करना चाहो कि के किसके इक्वल है, तो के आपके पास इक्वल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्यू टाइम्स एल ओवर डेल्टा ए, और साथ क्या आ जाएगा ए इंटू टी। और आप इसके यूनिट को जब फाइंड करते हो या आप यूनिट पुट करके देख लीजिएगा तो इसका यूनिट हमारे पास क्या आता है, इसका यूनिट हमारे पास आता है वॉट पर मीटर पर केल्विन। क्या यूनिट इसका है? वॉट पर मीटर पर केल्विन। क्यों? ये हीट का जूल, टाइम का सेकंड, तो ये बन गया वॉट। लेंथ एरिया सॉल्व करोगे तो नीचे मीटर आ जाएगा और टेम्परेचर का केल्विन, तो वॉट पर मीटर पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और जो आपके पास अगर डाउट है इन वेरिएबल्स का, तो बेसिकली अगर ये कंडक्टर है, एक बार है, तो हमारे पास जिस क्रॉस सेक्शन के थ्रू हीट ने ट्रांसफर होना है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, जिस लेंथ के लॉन्ग ट्रांसफर होना है वो लेंथ क्या है? एल। और इन दो पॉइंट्स, अगर ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2, इन दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? डेल्टा टी। और जितनी देर तक हीट ट्रांसफर होगी दैट इज टाइम टी। हीट की नेक्स्ट फॉर्म जहां पर हीट का रिलेशन यूज हो रहा होगा दैट इज एंट्रोपी। जब आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो वहां पर आप कहते हो कि कोई भी इंजन ऐसा नहीं है जो 100% एफिशिएंट हो। हर इंजन के अंदर जो हीट आप प्रोवाइड करोगे उसमें कुछ हिस्सा आपको आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी में मिलेगा और बाकी हीट आपकी लॉस हो जाती है, जो सिंक में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और इसी की वजह से हमारे पास सिस्टम की जो ऑर्डरनेस है वो कम हो जाती है। तो याद रखिएगा कि एंट्रोपी का ताल्लुक हीट से है। जितना आपका हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास सिस्टम के अंदर डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी। डिसऑर्डरनेस की सिंपल सी पहचान ये है कि ओवरऑल आपके इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता जा रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं, समर ज़्यादा गर्म है, विंटर ज़्यादा ठंडे हैं। तो ये हुआ क्या है, ये जो ऑर्डरनेस हमारी इन्वायरमेंट की थी वो डिस्टर्ब हो गई है और हम इसको नाम क्या देते हैं? एंट्रोपी का। और एंट्रोपी के अगर रिलेशन को लिखा जाए कि वो रिलेशन क्या होता है, ये आपने पढ़ा था एफएससी में, दैट इज इक्वल टू हीट ओवर एब्सोल्यूट टेम्परेचर Q बाई टी। और यहां पर जो यूनिट आपके पास आएगा वो यूनिट क्या आएगा? वो आपके पास आएगा जूल पर केल्विन। और यहां से अगर आप हीट को लिखना चाहो तो हीट किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू S टाइम्स टी। तो ये मैंने आपको डिफरेंट हीट के रिलेशन बताए। कहीं पर आपके पास हीट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट है, कहीं पर आपके पास हीट इन टर्म्स ऑफ लेटेंट हीट है, कहीं पर आपके पास हीट इन टर्म्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, और कहीं पर आपके पास हीट इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ कर देखिएगा कि आपने इनमें से कौन सा जो रिलेशन है वो यूज़ करना है। वो आपको आइडिया हो जाता है कि क्या एंट्रोपी यूज़ हो रही होगी, लेटेंट हीट यूज़ हो रही होगी, या फिर स्पेसिफिक हीट यूज़ हो रही होगी। अब इन हीट से रिलेटेड एक ग्राफ को डिस्कस करते हैं, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है जहां से आपसे एग्जामिनर डिफरेंट हीट को स्पेसिफाई करवा सकता है कि बताएं कि फलां पॉइंट के ऊपर कौन सी हीट है, फलां पॉइंट के ऊपर कौन सी हीट है। और ये ग्राफ आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। ये ग्राफ बेसिकली है एक्सपेंशन ऑफ वाटर से रिलेटेड, कि जब टेम्परेचर का हम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो किस तरह से वो कन्वर्ट आइस से वाटर और फिर वाटर से वेपर्स में होता है। तो ग्राफ को डिस्कस करने के लिए हमने जो एक्सिस लेने हैं वो क्या क्या हैं? अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास टेम्परेचर है और अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास हीट है। अलोंग वाई एक्सिस टेम्परेचर और अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है? हीट है। जो पॉइंट आपका ओरिजिन है उस ओरिजिन वाले पॉइंट पे मैं कह देता हूं कि मेरे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू है दैट इज -4 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद एक और पॉइंट मेंशन करता हूं, यहां मैं टेम्परेचर कह देता हूं 0 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। अब हो क्या रहा है? आप सब जानते हो कि जब टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस होता है तो वाटर की कौन सी स्टेट होती है? हमारे पास आइस। अब आपने करना क्या है? टेम्परेचर को इंक्रीज करना।
जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हो इसका मतलब आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब हीट इंक्रीज करेगी, आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा और आपका पॉइंट अचीव होगा 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस तक हीट और टेम्परेचर का ग्राफ क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस अचीव होगा, याद रखिएगा इस पॉइंट पे जाकर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने शुरू में जो हीट प्रोवाइड की -4 से लेकर 0 तक, ये वो हीट है जो आइस के टेम्परेचर को चेंज कर रही है। और वो हीट जो हमारे पास टेम्परेचर को चेंज करे, हम उस हीट को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब -4 से लेकर 0 तक जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो सिर्फ टेम्परेचर को चेंज कर रहा है, वो किसी भी तरह की आइस की स्टेट को चेंज नहीं करता, और हम इस हीट को स्पेसिफिक हीट का नाम देंगे। और यहाँ स्पेसिफिक हीट किसकी यूज होगी? आइस की, क्योंकि आप आइस के टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो। अब आगे चलते हैं। टेम्परेचर अचीव हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पर क्या होगा? यहां पर जब आप फर्दर उस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करोगे तो वो हीट उसके टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगी। इसकी क्या वजह है? इस पॉइंट पर जाकर हीट सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगी। क्यों? क्योंकि अब आपने आइस को कन्वर्ट वाटर में करना है। तो जब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट होता है तो हमारा जितनी भी हीट होती है वो काइनेटिक एनर्जी को, टेम्परेचर को चेंज नहीं करती, वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करती है। और अल्टीमेटली होता क्या है? होता ये है कि जो हमारे पास इनिशियली स्टेट आइस होती है वो हीट देने से कन्वर्ट किस में हो जाती है? वाटर में। तो क्या यहाँ पर आइस वाटर में कन्वर्ट हुई? आइस वाटर में कन्वर्ट होने का मतलब है कि यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है, और वो हीट जो स्टेट को चेंज करती है हम उसको नाम क्या देते हैं? हम उसको लेटेंट हीट का नाम देते हैं। इस लेटेंट हीट को क्या बोलते हैं? इस लेटेंट हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आगे क्या होगा? इसके बाद फर्दर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। किस पर्पस के लिए? ताकि आप वाटर को कन्वर्ट करो स्टीम में, वेपर्स में कन्वर्ट करो। तो पहले आपको यह करना पड़ेगा कि पहले आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिसका काम टेम्परेचर को चेंज करना होगा। यानी दोबारा ग्राफ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। आप हीट देते जाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा और टेम्परेचर अचीव कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट पर भी आपकी स्टेट अभी तक क्या है? वाटर है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वाटर का क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर। अगर सिर्फ और सिर्फ वाटर का टेम्परेचर चेंज हुआ तो इन दो इंटरवल्स के दरमियान आपने जो हीट प्रोवाइड की है दैट इज अगेन स्पेसिफिक हीट। और किसकी स्पेसिफिक हीट? वाटर की। अब वाटर को कन्वर्ट वेपर्स में करना है। आप क्या करोगे? अब आप मजीद हीट प्रोवाइड करोगे, लेकिन अब जो आप हीट प्रोवाइड करोगे वो टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करेगा, वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा, वो सिर्फ स्टेट को चेंज करेगा। तो यहां पर होगा क्या? ग्राफ दोबारा से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसका मतलब हीट दे रहे हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, और एक पॉइंट आएगा जहां पर हमारे पास वाटर कन्वर्ट किस में हो जाएगा? वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ये जो हीट है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टेट को चेंज कर रही है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब स्टेट चेंज होती है दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, एंड दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आपने इस ग्राफ में देखा कि दोनों तरह की हीट इन्वॉल्व हो रही है। एक वो भी हीट है जो हमारे पास टेम्परेचर को चेंज कर रही है, और एक वो हीट है जो हमारे पास सिर्फ स्टेट को चेंज कर रही है। अब इनकी वैल्यूज अगर याद रखना चाहें ठीक है, अदरवाइज एज सच ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हमें ये वैल्यूज़ गिवन होती हैं। मैं वैसे ही रिमाइंड करवाने के लिए आपको लिखवा देता हूँ कि जो आपके पास स्पेसिफिक हीट आइस की है वो कितनी होती है? दैट इज़ 2100 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। जो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है उसकी वैल्यू क्या है? दैट इज़ 336,000, 3,36,000, और यूनिट इसका क्या है? जाउल पर किलोग्राम। उसके बाद दोबारा स्पेसिफिक हीट आई वाटर की, और वो हमारे पास एग्जैक्टली आइस के डबल होती है, 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। और इन द एंड
हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये बेसिकली आपके पास 22 लाख हो जाती है, तो 2260000 जूल पर किलोग्राम। ये है आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब क्या है कि आपको ऑलमोस्ट 2260000 जूल पर किलोग्राम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तब जाकर आपके पास वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट किस में होगा, आइस में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? तो ये कुछ मैंने आपको हीट के हवाले से एक इंट्रोडक्शन दिया कि कौन कौन सी हीट होती है और कहां पर आपके पास वो इन्वॉल्व हो रही होती है। क्वेश्चन का जब बारी आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप तब क्वेश्चन पूछ सकेंगे। और बच्चा जो कह रहा है कि हम पीछे रह जाते हैं, आप आगे निकल जाते हैं, बच्चे लेक्चर को सुने, हैंड आउट्स आपको इसके मिल जाएंगे, तो लेक्चर पे फोकस करें कि लेक्चर क्या है, उन पॉइंट्स को सुने गौर से, ताकि वो पॉइंट्स आपको याद भी रहें। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में बता दूं कि मोलर स्पेसिफिक हीट मैंने स्पेसिफिक हीट बताई थी, अगर किसी के माइंड में डाउट हो तो वो भी सुन लें कि मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट में क्या डिफरेंस होता है। बेसिक सिंबल तो वही है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर होते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल 1 हो और टेम्परेचर को चेंज करना हो 1 केल्विन, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। फार्मूला में चेंज ये आएगा कि वहाँ mc डेल्टा टी था, यहाँ पर nc डेल्टा टी आएगा। और c को जब लिखोगे तो c किसके इक्वल आएगा, q ओवर n टाइम्स डेल्टा टी। तो ये आपके पास वैल्यूज़ हैं। बाकी दोबारा इसको देखिएगा, अगर आपको एक दो दफ़ा देखेंगे सुनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ किस तरह से हो रही है। मेन पॉइंट ये याद रखें कि जब भी स्पेसिफिक हीट होगी तो स्पेसिफिक हीट पर स्टेट चेंज नहीं होती, टेम्परेचर चेंज होता है। और जब भी लेटेंट हीट होगी तो कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा, और स्टेट चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और इसका रीज़न याद रखिएगा कि लेटेंट हीट के ऊपर आपकी हीट सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाती है ताकि स्टेट चेंज हो, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। और काइनेटिक एनर्जी चेंज ना होने का मतलब है कि आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने जो यहाँ डिस्कस करना है दैट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के जो डिफरेंट स्केल्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और टेम्परेचर की कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कई जगह पर आपको टेम्परेचर कन्वर्ट करना होता है, तो जब तक आपको इनके बेसिक फार्मूलाज ना पता हों आप टेम्परेचर को कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो बात करते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन्स की, कि हम किस तरह से टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करते हैं। अब टेम्परेचर की जो कन्वर्जन हमें हमारे सिलेबस तक है वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 टेम्परेचर की है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो आपने इन 3 की आपस में कन्वर्जन को देखना है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये आपस में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। कोई भी आपका टेम्परेचर का एक स्केल अगर दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना हो, आपने एक बेसिक रेशो याद रखनी है। जब भी आपने टेम्परेचर के एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना है तो आपने एक बेसिक रेशो याद रखनी है। वो रेशो क्या है, वो रेशो यूं लिखी जाती है कि जो भी टेम्परेचर का स्केल है आप उसको लिखेंगे, जैसे सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, वो यहाँ लिखते हैं। उसमें से सेपरेट करें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को। यानी अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास सेल्सियस है तो मुझे पता होना चाहिए कि सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू क्या है। न्यूमरेटर के अंदर मैंने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया और मैंने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है डिफरेंस से। किसका डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो अगर आपको किसी भी स्केल में सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू पता है, आप इजीली टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। तो ये जो रेशो मैंने लिखी, टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हर स्केल में ये रेशो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। हर स्केल में ये रेशो क्या रहती है?
ये कांस्टेंट रहती है। अब मैं इसको आपको लिखना सिखाता हूं। टेम्परेचर का स्केल है सेल्सियस, आपने टेम्परेचर के स्केल की जगह सेल्सियस लिख दिया। सेल्सियस में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0, आपने फ्रीजिंग पॉइंट की जगह 0 लिख दिया, डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 होता है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0, तो क्या आ गया, ये आ गया डिग्री सेल्सियस ओवर 100। ये इक्वल होगा दूसरे स्केल के। दूसरा स्केल क्या है, स्केल का नाम है फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट में जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 32.018, हम 32 लिख देते हैं, डिवाइड बाय फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट कितना है, दैट इज 212 और फ्रीजिंग पॉइंट 32। इसका मतलब अगर आपको ये वैल्यूज पता हैं तो आपने सिंपली इन दोनों को इक्वल कर देना है। ये आपका फार्मूला आ गया जिसके थ्रू आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही वो फार्मूला है जिसमें आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये फार्मूला यूं बन जाता है 9/5, क्योंकि 180 और 100, 20 इंटू 9 180, 20 इंटू 500, तो 9/5 सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो वो यहीं से आता है। तो जब तक आपको बेसिक रेशियो ना पता हो आप नेक्स्ट फार्मूला को नहीं लिख सकते। आगे चलते हैं। तीसरा टेम्परेचर का स्केल, जो थर्ड टेम्परेचर हमारे पास स्केल है वो केल्विन है। अब केल्विन को कैसे लिखेंगे, फ़ारेनहाइट की जगह हम लिख देंगे यहां पर केल्विन। केल्विन में जो फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास होता है वो 273.15 होता है, डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 273.15। और अगर इसके अलावा भी कोई स्केल होता तो वहां पर भी हमारे पास ये रेशो क्या रहती, ये कांस्टेंट रहती। तो अब आप यहां पर लिखो कि वैल्यू क्या आई, ये आ गया केल्विन माइनस 273.15 और नीचे आपके पास क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। तो ये आपके पास कन्वर्जन आ गई। अब आप जिसको भी आपस में कन्वर्ट करना चाहो कन्वर्ट कर सकते हो। लेट से आपने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट को केल्विन में या केल्विन को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट करो 180 वहां चला गया राइट साइड पे, तो 180 ओवर 100 क्या होगा, 9/5। तो ये फार्मूला बन जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 और साथ आ जाएगा केल्विन माइनस 273.15। तो ये आपके पास कन्वर्जन है। और अगर आपने कन्वर्ट करना है किसको, आपने कन्वर्ट करना है सेल्सियस को केल्विन में या आपने कन्वर्ट करना है केल्विन को सेल्सियस में, आप इन दोनों को इक्वल कर दो। जब आप इन दोनों को इक्वल करोगे तो तब क्या होगा, डिनोमिनेटर का 100 से कैंसिल हो जाएगा और रिलेशन आएगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15। अब आप खुद जरा डिसाइड करें, क्या ये सेपरेट फार्मूलाज याद करना आसान है या सिर्फ ये रेशो को याद रखना आसान है? क्या चीज आपको इजी लगती है? देखते हैं कि ज्यादा स्टूडेंट किस चीज को प्रेफर करेंगे। क्या ये रेशो याद रखना आसान है या सेपरेट इनके 4-5 फार्मूलाज याद रखना आसान है? बिल्कुल रेशो को याद रखना आसान है, क्योंकि रेशो के साथ आप इजीली, अगर आपको कोई अननोन स्केल दिया जाए कि फर्स्ट करें वो कहते हैं एक चौथा स्केल है, उस चौथे स्केल में आपको बता दिया गया कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो आप उसकी रेशो को भी लिख लोगे और उस रेशो को लिखने के साथ आप उसकी इजीली कन्वर्जन को कर लोगे। तो प्रेफर आप करोगे रेशो को। तो मैं बाकी जो ये फार्मूलाज हैं उनकी जगह मैं खुद भी जब भी टेम्परेचर को कन्वर्ट करना होता है मैं प्रेफर करता हूं कि मैं इस रेशो के थ्रू उसको सॉल्व करूं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इन 3 पे अप्लाई नहीं होगा, अगर कोई 4th स्केल होगा तब भी ये अप्लाई होता है। एक और चीज, उसके बाद फिर आपको छोटी सी नमाज की ब्रेक देंगे। ये तो फार्मूला है जब आपने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला यूज होता है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए, जब आपने एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है। कई दफ़ा आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो टेम्परेचर के डिफरेंस के कन्वर्ट करने से रिलेटेड होते हैं। कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस है, बताओ ये टेम्परेचर का डिफरेंस फ़ारेनहाइट में क्या होगा, केल्विन में क्या होगा, तब क्या करना है।
देखो तब आपको ये करना होगा, ये जो न्यूमरेटर में वैल्यूज है ना, ये डिग्री सेल्सियस -0, फ़ारेनहाइट -32 और केल्विन -273.15, ये तीनों डिफरेंस हैं किससे? इक्वल एक फिक्स पॉइंट से। आपने इन तीनों की जगह डेल्टा टी लिख देना। जब तीनों की जगह आप डेल्टा टी लिखोगे तो यहां पर आ जाएगा टेम्परेचर का डिफरेंस इन सेल्सियस डिवाइड बाय 100। फ़ारेनहाइट में क्या आ जाएगा? टेम्परेचर का डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट डिवाइड बाय 180। और सिमिलरली जब आप केल्विन को लिखोगे तो आप लिखोगे टेम्परेचर का डिफरेंस इन केल्विन डिवाइड बाय 100। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया जिसके थ्रू आप टेम्परेचर के डिफरेंस को भी इवन कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये दो फार्मूलाज आपके पास इंपॉर्टेंट है। एक फार्मूला जिसके थ्रू आप टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हो और दूसरा फार्मूला आपके पास क्या आ गया जहां पर आप कन्वर्ट करोगे किसको? टेम्परेचर के डिफरेंस को। एग्जाम्पल अभी करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको कैसे आपने यूज कर रहा होना है। तो पहले तो ये चीज रिकॉग्नाइज करें कि जी फार्मूला हमें समझ आ गया कि फार्मूला टेम्परेचर के कन्वर्ट करने का क्या है, और फिर दूसरा फार्मूला टेम्परेचर के डिफरेंस के कन्वर्ट करने का क्या है। और यहां पर आप एक चीज देखें कि जो आपके पास फ़ारेनहाइट है, सॉरी सेल्सियस है, और जो केल्विन है, अगर आप इन दोनों को इक्वल करते हो तो इन दोनों को इक्वल करने से होगा क्या? आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और यही बचे वजह है कि टेम्परेचर का डिफरेंस केल्विन में और सेल्सियस में क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि दोनों के अंदर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का जो डिफरेंस है वो क्या है? वो सेम है। तो दोनों के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा सेम होगा। लेकिन क्या सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये सेम होगा? नो। क्यों? जब आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को इक्वल करोगे तो वहां डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो वहां जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? आपके पास नीचे आ जाएगा 100, यहां पर आपके पास आ गया चेंज फ़ारेनहाइट का डिवाइड बाय 180। तो अगर आप 180 और 100 को सॉल्व करो तो 20 × 5, 20 × 9, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक शॉर्टकट बन जाएगा। और जो शॉर्टकट मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ और वो ये होगा कि टेम्परेचर चेंज इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टाइम्स टेम्परेचर चेंज इन सेल्सियस। और यही शॉर्टकट एग्जैक्टली आपके पास केल्विन का भी होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का चेंज सेल्सियस में और टेम्परेचर का चेंज केल्विन में क्या होता है? सेम। तो ये आपके पास दो रिलेशंस बन गए जहां पर आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। और फिर मैं ये कहूँगा कि गलती नहीं करनी, ये फार्मूलाज टेम्परेचर के डिफरेंस को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, और ऊपर जो फार्मूलाज पड़े थे वो टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। अब आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करो ताकि इनका यूज़ आपको समझ आ जाए कि इसका यूज़ क्या है। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है तो बताएं ये टेम्परेचर आपके पास फ़ारेनहाइट में क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे क्या, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस फ़ारेनहाइट में 180 डिग्री है तो बताएं टेम्परेचर का डिफरेंस सेल्सियस में क्या होगा। दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया। टेम्परेचर का चेंज सेंटी में गिवन हो तो फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, यही तो बताया है, यही तो फार्मूला आपके पास कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के चेंज को कन्वर्ट किया और फ़ारेनहाइट और केल्विन के चेंज को कन्वर्ट किया। अब देखिए इनको सॉल्व कैसे करना है और उसके बाद फिर आप लोग नमाज पढ़िएगा। नमाज के बाद फिर दोबारा हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो था वो टेम्परेचर के कन्वर्ट करने से रिलेटेड था। तो वहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये वाला होगा, डिग्री सेल्सियस ओवर 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 ओवर 180।
अब जो गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट करो। आपको गिवन है सेल्सियस की वैल्यू, इसे सब्स्टिट्यूट कर दें। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर आपके पास 40 डिवाइड बाय 100 आ गया, और यह आ गया फ़ारेनहाइट -32 ओवर 180। अब सॉल्व करें, ये जीरो आपके पास कैंसिल हो गया, ये जीरो आपके पास कैंसिल हो गया। 18 मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 18 इंटू 4 क्या होता है 72, तो ये आपके पास 72 आ गया। डिग्री फ़ारेनहाइट -32, नेगेटिव लेफ्ट पर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32 प्लस 72। आपका फ़ारेनहाइट इक्वल नहीं होता, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और जो क्वेश्चन होता है वो -4